रिसेंटली मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था कि शुरुआत में जो 360 आउट ऑफ 360 का स्कोर टारगेट रखा था, अब वो जो स्कोर है वो बहुत पीछे पीछे छूटता जा रहा है और इस वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, डिमोटिवेशन आ रहा है और एफर्ट करने भी कम कर दिए काफ़ी। तो इसका मेन कारण मुझे ये समझ में आता है, कई सारे बच्चे होते हैं जो कि सेम समस्या से गुजर रहे होते हैं और इसका मेन कारण ये है कि सही अप्रोच से प्रिपरेशन नहीं करी। शुरुआत में ही कुछ ऐसे चैप्टर्स उठा लिए, उनके क्वेश्चंस लगाने डायरेक्टली शुरू कर दिए और जब वो क्वेश्चंस नहीं बने तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज हुआ, उसकी वजह से फिर मोटिवेशन कम होने लगता है और धीरे धीरे करके जब इस तरह से आप बहुत सारे चैप्टर्स के साथ करते हो तो फिर धीरे धीरे उन चैप्टर्स में से आप कुछ टॉपिक स्किप करते जाते हो, कुछ चैप्टर्स ही स्किप कर देते हो और इस चक्कर में पूरी एक खिचड़ी सी बन जाती है और पूरा जो हमारा टारगेट था 360 ऑन 360 वो स्कोर कहीं पीछे पीछे छूटता जाता है। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज होता है, मोटिवेशन लूज होता है और एफर्ट भी करना बच्चे धीरे धीरे कम कर देते हैं, स्पेशली जब एग्जाम पास आ रही हो, क्योंकि जो रिजल्ट है वो उनके दिमाग में ज़्यादा हावी हो जाता है कि अब जो टारगेट हमने बनाया था वो तो अचीव हो नहीं पाएगा। तो सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत है नीट लेजेंड्स पर। मेरा नाम चानी कनिक और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज इसी समस्या पर आपसे बात करने वाली हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स का वेटेज बताने वाली हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अगर इस सिचुएशन में हो कि इस टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं आ रहा है उस वजह से पढ़ने का और एफर्ट्स अगर आपने कम कर दिए तो आप अपना कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड करने के लिए क्या कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको हर चैप्टर का वेटेज बताऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन से वो चैप्टर्स होने चाहिए जिनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे करें अगर आपकी प्रिपरेशन में अभी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं है। तो वैसे तो देखो ये बात है कि 360 आउट ऑफ 360 अगर बायो में स्कोर करना है तो हर चैप्टर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 360 नंबर अगर आपको लाने हैं और किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में से अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो चैप्टर भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक दूसरा चैप्टर जिसमें से कई ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हों। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर वेटेज से और फिर डिस्कस करते हैं कि आप हाई प्रायोरिटी पे किन किन को रख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी में जो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसमें से कई सारे जो बीच बीच में से टॉपिक्स थे आप जानते हो कि हटा दिए गए हैं, काट छांट हो गई है इसमें से, और इस वजह से इसमें फिर भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। देन आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन प्लांट किंगडम 3 क्वेश्चंस, एनिमल किंगडम 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अदर देन दैट अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करें तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में से 2-3 एवरेज इसका वेटेज रहेगा। देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में से आप जानते हो कि एनिमल टिश्यू आपको है, फ्रॉग आपको करना है और कॉकरोच यू हैव टू डू। सो दिस चैप्टर विल गिव यू 3 to 4 क्वेश्चंस। देन सेल वाली यूनिट की अगर हम बात करें तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 2 से 3 क्वेश्चंस। बायोमॉलिक्यूल्स, रिसेंटली बायोमॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल सेल डिवीजन ये जो चैप्टर्स हैं इनका वेटेज बढ़ा है। बायोमॉलिक्यूल्स से 4 से 5 क्वेश्चंस और सेल साइकिल सेल डिवीजन से 2023 में ही 6 क्वेश्चंस आए थे, तो इसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑलराइट, देन इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आप जानते हो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर जो था वो आपका अब डिलीट हो चुका है, नई एनसीईआरटी में भी नहीं है और एनटीए की पीडीएफ में भी नहीं है। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, excretory products, their elimination, locomotion and movement, in chemical control and neural control, ये दोनों अगर चैप्टर्स को हम देखेंगे तो ये सारे चैप्टर्स को अगर आप देखोगे तो इनमें से आप ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 2-3 क्वेश्चंस का एवरेज रहेगा, क्योंकि अब डाइजेस्टिव सिस्टम डिलीट हो गया है तो उसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पर चैप्टर्स में, दूसरे चैप्टर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वेटेज बढ़ेगा। और वैसे भी ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस
ओके 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का, इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज आप मान के चलो। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज इन दोनों चैप्टर्स का, लास्ट के दोनों चैप्टर्स का रहा है। और उसके अलावा भी पर चैप्टर 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ेंगे ही, क्योंकि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहाँ से डिलीटेड है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं अगर, तो प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स डिलीटेड, मिनरल न्यूट्रिशन डिलीटेड। नाउ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर्स जो हैं, इनमें से भी अब आप पर चैप्टर क्वेश्चंस का एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन को आप इंक्रीज कर सकते हो। मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ जाएंगे इन तीनों चैप्टर से, क्योंकि इस यूनिट के ये 2 चैप्टर्स यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। ओके देन अगर हम बात करें 12th के चैप्टर्स के वेटेज की, ओके सो 12th के चैप्टर्स की वेटेज अगर हम देखें, सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ये डिलीटेड है, दिस हैज बीन डिलीटेड। सो नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 3 से 4 क्वेश्चंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 से 4 क्वेश्चंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 से 3 क्वेश्चंस, ये ऑन एन एवरेज इसका आप मान के चलिए। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 4 से 5 क्वेश्चंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा इसका वेटेज बढ़ चुका है, आप जानते हो 9 से 10 क्वेश्चंस तक भी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर इवोल्यूशन 1 से 2 क्वेश्चंस। ओके देन बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का वेटेज बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस 5 से 6 क्वेश्चंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस 4 से 5 क्वेश्चंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देन बायोटेक के तो ये वेटेज हो गए, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है उसका भी अच्छा खासा वेटेज है, उसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें, सो 3 से 4 क्वेश्चंस। देन स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर यहाँ से हो गया है डिलीट, एंड दैट्स वाई माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन इकोलॉजी यूनिट से इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर हो चुका है डिलीट, एंड दैट्स व्हाई ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से आप मान सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस। देन इकोसिस्टम 2 से 3 क्वेश्चंस, बायोडाइवर्सिटी 2 से 3 क्वेश्चंस। और ये जो यूनिट है इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट और ईजी आते हैं, लेकिन अगर आपने इस यूनिट को निग्लेक्ट किया तो ये यूनिट जो है आपको रुला सकती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, वेटेज तो आपने समझ लिया, हर चैप्टर का आपको वेटेज पता चल गया, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंस जो कि आप लूज कर चुके हो अगर, उसको रीबिल्ड करने के लिए, वो जो मोटिवेशन था उसको फिर से लेके आने के लिए हम कौन सी यूनिट्स को पहले उठा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जो अपनी सेल वाली यूनिट है इसको आप उठाओ और इसके चैप्टर्स को कंप्लीट करके क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लो इस तरीके से कि ये वाली यूनिट में तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत रहे ही ना। ये वाली यूनिट मैंने सबसे पहले क्यों बोली सेल यूनिट, क्योंकि ये एक बेसिक यूनिट है, इसके बारे में काफ़ी टाइम पहले से भी, मतलब छोटी क्लासेस से भी आपको काफ़ी सारी बातें पता होती हैं। जैसे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, ये चैप्टर सभी को बहुत प्यारा और ईजी लगता है क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें हमें पता होती हैं। देन बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज बढ़ चुका है, 4 से 5 क्वेश्चंस इससे आते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इससे 6 क्वेश्चंस आते हैं। दैट मींस कि सेल साइकिल सेल डिवीजन, अब इसकी आप एनसीईआरटी देखो कि ये चैप्टर कितना छोटा चैप्टर है, लेकिन नीट 2023 में इस छोटे से चैप्टर के सिर्फ 2-3 पेजेस में से ही 6 क्वेश्चंस आए थे। एक तो जो इंटरफेस वाला आपका पूरा पार्ट है जिसमें आपको वो सेल साइकिल दे रखी है और इंटरफेस वाला जो पेज है आपका, उसमें से 3 क्वेश्चंस आए थे, और जो प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का जो है पार्ट, उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस आए थे। दैट सिंपली मीन्स कि सेल साइकिल सेल डिवीजन जो है वो एक हाई स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए है। अब मैं इसको हाई स्कोरिंग बोल रही हूँ, ठीक है। हाई स्कोरिंग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे और इनके क्वेश्चंस लगाओगे तो आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे, और आपके अंदर एक जो ब्रेन हमें रिवॉर्ड देता है वो रिवॉर्ड सिस्टम जनरेट होगा, और फिर आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, जिसकी वजह से आप और आगे दूसरे चैप्टर्स की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपको यहाँ पर नीट लेजेंड्स पर भी मेरे द्वारा मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स वैसे मैं आपको करवाने वाली हूँ, और मैं भी हाई प्रायोरिटी हाई स्कोरिंग के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो अब ये जो सेल वाली यूनिट है इसमें से कितना हो गया, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो इसमें से मान लो कि 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज इसका मैं बता रही हूँ 48 to 50 मार्क्स तक वेटेज जा सकता है एक इतनी सिंपल सी यूनिट का। तो इसको सबसे पहले करो, इसके क्वेश्चंस लगाओ, इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप आगे बढ़ो 12th की जो इकोलॉजी यूनिट है,
अब ये जो इकोलॉजी यूनिट है, मैंने इसका नाम क्यों लिया, पहले तो मुझे जेनेटिक्स का नाम लेना चाहिए था, लेकिन जेनेटिक्स बच्चों उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर है वो कई सारे बच्चों को नहीं इजीली समझ में आता है और उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। उसी के क्वेश्चन शुरुआत में लगाओगे फिर डिमोटिवेटेड फील होगा। सो दैट इज वाई पहले ये जो इकोलॉजी वाली प्यारी सी छोटी सी यूनिट है इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और ये 3 चैप्टर्स हैं। ये तीनों चैप्टर्स मैंने यहाँ पर आपको वन शॉट में करवा दिए हैं नीट लेजेंड्स पे। इनको जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 10 से 11 या फिर ऑन एन एवरेज 11 से 12 क्वेश्चंस की आपकी यहाँ से भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो भी अगर कम करके भी मैं अगर आपको बताऊं सो 44 मार्क्स की ये एक यूनिट है आपके सामने। और क्योंकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजियर है, क्योंकि इसके बारे में भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हो, तो ये भी यूनिट कोई ऐसी नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी। तो ये भी हो जाएगी आपकी एक हाई स्कोरिंग यूनिट। दिस विल ऑल्सो बिकम योर हाई स्कोरिंग यूनिट। तो पहली फुर्सत में पहली प्रायोरिटी पे हमको ये वाली यूनिट भी कर लेनी है। अब जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे, वैसे मैं करवा चुकी हूँ यहाँ पे आपको, बट जब आप खुद से भी करोगे तो आपको इस यूनिट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बूस्ट होगा। जो कि आपका डिमोटिवेट हो गए थे वो अब आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड देगा, रिवॉर्ड सिस्टम जनरेट होगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हो दूसरी यूनिट्स पे। ठीक है, देन आफ्टर दैट आप यहाँ से कौन सी यूनिट उठा सकते हो? अब उसके बाद आप उठा सकते हो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट। क्यों बोला मैंने अब बायोटेक्नोलॉजी फिर मैंने जेनेटिक्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 चैप्टर्स से आपको कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस। दैट मीन्स अगेन 44 मार्क्स यू आर गेटिंग from 2 chapters only, and these 2 chapters are comparatively easier than genetics। मैं ईजियर जो जनरलाइज पब्लिक की बात कर रही हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको कि जेनेटिक्स बहुत उनका फेवरेट टॉपिक हो, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता है। मैं एक जनरलाइज बात कर रही हूँ जो कि मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है। मैक्सिमम बच्चों को जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो कंपैरेटिवली बायोटेक्नोलॉजी ईजियर है और उसमें से आप देखो 2 चैप्टर्स में से आपको इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब दिस इज ऑल्सो अ वेरी हाई स्कोरिंग यूनिट। ये भी एक हाई स्कोरिंग यूनिट हो गई आपकी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हमारी अभी तक की यूनिट से ही अब देखो ये जो अपनी इकोलॉजी वाली यूनिट हो गई अप्रॉक्सीमेटली 44 क्वेश्चन मार्क्स, ये 44 मार्क्स, 88 मार्क्स ये हो गए। फिर सेल वाली जो यूनिट है उसके अप्रॉक्सीमेटली हमारे हो गए 48 मार्क्स। तो अब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको स्कोर सिर्फ 3 यूनिट से मिल गया। अब इनके जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो एक्चुअल में आप इनके क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर पाओगे और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। देन आफ्टर दैट यू कैन पिक अप ऑल दीज यूनिट्स। अब उसके बाद आप बाकी की यूनिट्स पिक करना शुरू करो, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बोला 360 मार्क्स लेके आने के लिए आपको पहले वो कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड करना पड़ेगा और 360 मार्क्स लेके आने के लिए सारे ही चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 3 यूनिट्स पहले करने से आपका एक मोटिवेशन वापस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा। देन आफ्टर दैट आप ये सारी यूनिट्स करते जाओ, जैसे कि डाइवर्सिटी वाली यूनिट। डाइवर्सिटी भी हाई स्कोरिंग यूनिट है और इसके अंदर मेनली एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एज सच कंसेप्चुअल इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चों को। देन यू कैन पिक अप दिस यूनिट। और फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी तो जिंदाबाद। 11th स्टैंडर्ड में हम जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अगेन अ वेरी हाई वेटेज यूनिट। ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हाई वेटेज यूनिट है। अब देखो मैंने यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी को सबसे पहले क्यों नहीं पिक किया? वैसे सब ह्यूमन फिजियोलॉजी को सबसे पहले पिक करते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें 6 चैप्टर्स हैं। मैंने जो आपको चैप्टर्स बताए उनको आप गिनोगे तो वो चैप्टर्स कम चैप्टर्स में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। इसमें 6 चैप्टर्स है, ठीक है। फिर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पिक करो, नो डाउट इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि इसमें से भी 14 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं और इस वजह से इसका भी वेटेज आपका बहुत ज़्यादा है। फिर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स को कर लो, ये सबको अच्छी ही लगती है ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट, ये आपकी हो गई। अब ये भी आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन 11 से प्रिपेयर करवा देगी। दैट मीन्स कि कभी कभी 14 to 16 क्वेश्चंस भी हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 64 मार्क्स की आपकी अब ये यूनिट हो गई। देन आफ्टर दैट ये जो अपनी प्लांट फिजियोलॉजी है इसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं और अब 3 ही बचे हैं और कई सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो इसको आप फिर उठा सकते हैं। और अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली यूनिट। तो इस तरह से हमारी 11th की सारी यूनिट्स प्रिपेयर हो गई, ठीक है। फिर आते हैं हम अपनी रिप्रोडक्शन यूनिट। रिप्रोडक्शन यूनिट हो गई।
फिर आते हैं हम सबसे बड़ी यूनिट, सबसे हाई वेटेड चैप्टर ऑफ एंटायर बायोलॉजी, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस, दैट इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में भी इवोल्यूशन अलग है, ये एक बड़ा चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी वेरी हाई स्कोरिंग चैप्टर्स। एंड इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, इस तरीके से अगर आप कुछ यूनिट्स को प्रायोरिटाइज करके पहले कर लेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिस कॉन्फिडेंस के बेस पर आप आगे बढ़ के ये सारी यूनिट्स भी कर पाओगे। अब देखो, जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगती है ना, तो सबसे पहले आपको जो सबसे ईजीएस्ट चीज़ है उसको तो 100% प्रिपेयर कर ही लेना है, उसमें 100% कॉन्फिडेंट हो जाना है, एंड देन आपको ये सारी यूनिट्स उठानी है जो कि आपको प्रॉब्लमैटिक लगती हैं। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं बहुत सारे कि सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट टॉपिक उठाते हैं, उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, वो नहीं बनते हैं, उसमें ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, सो इस सीक्वेंस से इसमें आप कुछ ऊपर नीचे भी कर सकते हो, क्योंकि सबकी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, सबको कुछ कुछ यूनिट्स जो है वो ज़्यादा पसंद होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करके किस तरह से ये चीज़ आपके काम आ सकती है, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह की और बातें और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आगे आने वाले सेशंस में भी मैं करते रहूँगी। तब तक के लिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन को 100% ऑनेस्टी से करें और सही डायरेक्शन में करें, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ you and take care.